नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमत में और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके से इस वक्त की सबसे बड़ी और गंभीर और विस्फोटक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां स्थिति काफी तेजी के साथ नियंत्रण से बाहर होती हुई दिख रही है और जनता का आक्रोश, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और राजनीतिक टकराव मिलकर पूरे क्षेत्र को गहरे संकट की तरफ साफ तौर पर धकेल रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर सरदार अमान खान का एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने बेहद भावनात्मक और तीखे अंदाज में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए और सीधे भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों से मदद की अपील की है। अमान खान ने अपने संदेश में कहा कि पाकिस्तान ने पीओजेके में जुल्म, नाइंसाफी और मिलिट्री दबाव की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोगों के राशन, दवाएं और जरूरी सप्लाई के रास्ते को साफ तौर पर रोक दिया गया है। आम नागरिकों का जीवन पूरी तरीके से असहनीय बना दिया गया है। उन्होंने पुंछ, मेंढर, राजौरी, श्रीनगर और लद्दाख के लोगों को संबोधित करते हुए 5 और 6 जुलाई को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया था, जिसके बाद पूरे पीओजेके में जगह जगह प्रदर्शन बंद और झड़पें देखने को मिली और माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। और बात करें तो यह आंदोलन अब केवल आर्थिक या प्रशासनिक मुद्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। इसी बीच स्थिति और ज्यादा गंभीर तब हो गई जब स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान रेंजर्स और अर्धसैनिक बलों ने कई स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीधी फायरिंग कर दी, जिसमें एक नाबालिग की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि जिससे पूरे इलाके में लगातार डर का माहौल बना हुआ है, गुस्से का माहौल भी देखने को मिला। लोगों के अनुसार कई जगहों पर लोग केवल अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के बाद स्थिति अचानक हिंसक हो गई और भीड़ के तितर बितर होने के बाद बल प्रयोग किया गया। यहां भी सामने ये आया है कि इस पूरे आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान प्रशासन ने JKJAAC को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया और इसके वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अब तक 600 से अधिक स्थानीय कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनीतिक समर्थकों को हिरासत में लिए जाने की खबरें हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठन इन गिरफ्तारियों और दमनकारी कार्रवाई की कड़ी आलोचना लगातार कर रहे हैं और इसे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। और बात करें तो इस पूरे संकट की जड़ केवल हालिया घटनाएं नहीं है, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवाद भी है, जिसमें पीओजेके की विधानसभा संरचना और प्रतिनिधित्व प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद 12 रिफ्यूजी सीटों को लेकर है, जिन्हें पाकिस्तान के अन्य हिस्सों जैसे कि लाहौर, कराची और अन्य शहरों में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। स्थानीय जनता का आरोप है कि इन्हीं 12 सीटों के जरिए पाकिस्तान पीओजेके की राजनीति को नियंत्रित करता है और स्थानीय लोगों के वास्तविक अधिकारों को कमजोर किया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर आगामी 27 जुलाई 2026 को होने वाले चुनावों को लेकर भी बाहरी असंतोष देखने को मिल रहा है और विपक्षी समूह का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पहले से ही असंतुलित और पक्षपातपूर्ण है। जून की शुरुआत में इस विवाद को लेकर हुई हिंसा में 11 से 15 लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई और स्थिति धीरे धीरे एक बड़े जनविद्रोह का रूप लेती नजर आई। अब मौजूदा स्थिति यह है कि पीओजेके के कई हिस्से में लगातार प्रदर्शन, सड़कें जाम, प्रशासनिक पाबंदियां और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती देखने को मिल रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। लोगों का कहना है कि ये लड़ाई अब केवल राजनीतिक सीमित नहीं रही है, बल्कि बुनियादी अधिकारों, भोजन, दवाएं, बिजली, रोजगार, सम्मानजनक जीवन से जुड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार का रुख बेहद सख्त बना है और वह किसी भी स्थिति में आंदोलन को दबाने के लिए कड़े कदम लगातार उठा रही है, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है, सुरक्षा चौकियों की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच सीमा पार से आ रही रिपोर्ट्स ये भी संकेत देती हैं कि यह आंदोलन धीरे धीरे और व्यापक हो रहा है और अगर जल्द राजनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये संकट पाकिस्तान के लिए एक गंभीर आंतरिक चुनौती में बदल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुआ है और लगातार अपील कर रहा है कि नागरिकों पर बल प्रयोग रोका जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीओजेके आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ जनता का आक्रोश और अधिकारों की लड़ाई है, दूसरी तरफ राज्य की कठोर कार्रवाई और तीसरी तरफ बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव।
और ये तीनों ताकतें मिलकर इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसे अस्थिर और विस्फोटक स्थिति में डाल रही हैं जहां आने वाले दिनों में या तो बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। देश की सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी जांच में से एक पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने आज यानी कि 6 जुलाई 2026 को जम्मू की विशेष अदालत में एक अहम और सनसनीखेज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। और इस चार्जशीट में न सिर्फ इस हमले की पूरी साजिश को बेनकाब किया गया है, बल्कि सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं तक सीधा कानूनी शिकंजा कस दिया गया। एनआईए की इस नई चार्जशीट में पाकिस्तान में बैठे कुख्यात आतंकवादी और लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद को इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड घोषित किया गया और साफ तौर पर कहा गया कि यह हमला किसी स्थानीय स्तर की घटना नहीं थी, बल्कि भारत के खिलाफ सोची समझी और सुनियोजित युद्ध जैसी साजिश का हिस्सा था। अब बात करें तो इस चार्जशीट में पहली बार डिजिटल सबूतों के आधार पर पाकिस्तान की भूमिका को बेहद मजबूत तरीके से साफ तौर पर स्थापित किया गया। एनआईए ने साइबर फॉरेंसिक जांच को यह हवाला देते हुए बताया कि टीआरएफ द्वारा जारी किए गए 2 अहम डिजिटल संदेशों का आईपी एड्रेस पाकिस्तान से ट्रेस हुआ। एक संदेश में हमले की जिम्मेदारी ली गई थी, दूसरे में जिम्मेदारी से मुकरने की कोशिश की गई थी, लेकिन तकनीकी जांच ने यह साफ कर दिया कि इन दोनों ही डिजिटल गतिविधियों का नियंत्रण सीमा पार से हो रहा था और यही इस केस का सबसे बड़ा निर्णायक सबूत माना जा रहा है। अब अगर इस पूरे हमले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो ये मामला 22 अप्रैल 2025 का है, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। आतंकियों ने बेहद क्रूर तरीके से लोगों की पहचान पूछकर उन पर गोलियां बरसाई। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक शामिल था। यह हमला देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद की सबसे भयावह घटनाओं में से एक माना गया। और बात करें तो इस हमले के बाद भारत ने भी कड़ा जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई 2025 की रात को एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का उसको नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर घुसकर 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को पूरी तरीके से तबाह किया था। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। यह कार्रवाई भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण मानी गई। अब एनआईए की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई अहम नाम और कड़ियां जो है वो साफ तौर पर सामने आ रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के लाहौर में बैठे लश्कर कमांडर सैफुल्लाह जट का नाम प्रमुख रूप से सामने आ गया है। आपको हम बता दें कि एजेंसी के अनुसार ये वही व्यक्ति है जो हमले के दौरान आतंकियों को रियल टाइम लोकेशन और निर्देश लगातार दे रहा था और यही वजह है कि उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा चार्जशीट में 3 आतंकियों का भी जिक्र है, जिन्हें बाद में सुरक्षा बलों ने जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान ढेर कर दिया था। इन आतंकियों के नाम फैजल जट, हबीब ताहिर और अबू हमजा बताया गया। ये सभी पहलगाम हमले के बाद डाची गांव के जंगलों में छिपे हुए थे, जहां सुरक्षा बलों ने इन्हें एक सटीक ऑपरेशन में खत्म किया। और बात करें तो इस पूरे नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर भी सहयोग की बात सामने आई, जो स्थानीय कश्मीर गाइड परवेज अहमद और बशीर अहमद को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इन्होंने आतंकियों को छिपने में मदद की और सुरक्षा एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं दी। ये दोनों फिलहाल एनआईए की आपको बताने की हिरासत में हैं। फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 1500 से ज्यादा पन्नों की एक चार्जशीट दिसंबर 2025 में दाखिल की जा चुकी है और अब ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट उस जांच को और आगे बढ़ा सकती है। इस पूरे केस में अब सबसे बड़ा नाम हाफिज सईद का है, जिसे भारत ने इस हमले का वैचारिक और ऑपरेशनल मास्टरमाइंड बताया और उस पर यूपीए और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गंभीर धाराएं लगाई। और अगर डिजिटल एंगल को समझें तो ये पहली बार है जब किसी बड़े आतंकी हमले ने सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन को इतने मजबूत कानूनी सबूत के तौर पर पेश किया है। टीआरएफ के जिन प्लेटफॉर्म्स ने संदेश जारी किए थे, उनकी तकनीकी जांच ने यह साबित कर दिया कि उनका संचालन पाकिस्तान से हो रहा था। यानी अब सिर्फ आरोप नहीं बल्कि तकनीकी और साइबर सबूतों के आधार पर पूरी साजिश को साफ तौर पर जोड़ा गया है। इस पूरे मामले में भारत का रुख बेहद साफ और सख्त है। सुरक्षा एजेंसी का यह मानना है कि हमला सिर्फ आतंक फैलाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान में अशांति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई ने इस पूरी साजिश की परतें खोल दी। अब सवाल यह है कि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अब अदालत में ट्रायल तेज होगा और पाकिस्तान में बैठे ऑपरेशन के खिलाफ आपको बता दें कि इंटरनेशनल वारंट और प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया है वो आरोपियों के खिलाफ की जा सकती है।
हालांकि इसमें कूटनीतिक चुनौतियां जरूर होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनआईए की यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि यह भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें पहली बार डिजिटल सबूतों, फील्ड इनपुट और ऑपरेशन आधारित कार्रवाई को जोड़कर एक पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया गया। सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब सीमा पार बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए बच निकलना पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी के साथ ये मामला अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, कूटनीति और सुरक्षा नीति के बड़े विमर्श का हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस केस के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। गुवाहाटी, असम से इस वक्त की एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है, जहां भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निर्णायक बैठक आयोजित की जा रही है। 6 और 7 जुलाई को गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसमें सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी, ड्रग कंट्रोल एजेंसियों के प्रमुख और विशेषज्ञ शामिल होंगे। और ये बात करें तो सिर्फ एक ये सामान्य बैठक नहीं होगी, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ते ड्रग खतरे के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्योंकि आज नशीले पदार्थों की तस्करी सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं रही, बल्कि ये सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य, समाज की सुरक्षा और देश के आंतरिक स्थिरता को प्रभावित करने वाली गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट के तौर पर सामने आई है। बता दें कि बदलते समय के साथ ड्रग तस्करी का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। अब ये केवल सीमाओं के जरिए नहीं, बल्कि डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल नेटवर्क के जरिए संचालित होते हैं। यही कारण है कि इसे रोकने के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा रणनीति की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इसी चुनौती को देखते हुए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच तालमेल को मजबूत करना और ड्रग कंट्रोल एजेंसियों के बीच ऑपरेशनल स्तर पर सहयोग को बढ़ाना है। बात करें तो इस बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताएं वाले क्षेत्रों पर विशेष फोकस है। पहला, सिंथेटिक ड्रग्स और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली रसायनों की तस्करी और दुरुपयोग पर सख्त नियंत्रण। दूसरा, सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की मजबूत और तेज व्यवस्था तैयार करना। और तीसरा, संस्थागत क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और प्रभावी बनाना। अब अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि ब्रिक्स देश मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहते हैं जिसमें ड्रग नेटवर्क की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके, समय रहते जानकारी साझा किया जा सके और तुरंत संयुक्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ इस बैठक के दौरान कुल 6 महत्वपूर्ण विषय सत्र में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वैश्विक स्तर पर ड्रग तस्करी की बदलती चुनौतियों पर गहन चर्चा होगी। और बात करें तो इन सत्रों में सबसे बड़ा फोकस डिजिटल युग की चुनौतियों पर रहेगा। इन 6 सत्रों में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी उसमें शामिल है डार्क नेट के जरिए ड्रग तस्करी पर रोक, क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को नियंत्रित करना और एनपीएस का बढ़ता खतरा और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके ड्रग नेटवर्क की निगरानी और उसे खत्म करना। इसके अलावा एक सत्र में केमिकल सप्लाई चेन और आपको बता दें कि रसायनों के गलत इस्तेमाल को रोकने पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि ड्रग के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स की अवैध सप्लाई को रोकना इस पूरी लड़ाई का एक बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। बात करें तो एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र में संस्थागत सहयोग को मजबूत करने और ड्रग की मांग को कम करने के लिए नीतिगत उपायों पर चर्चा होगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कैसे जन जागरूकता अभियान, सामाजिक भागीदारी और नशा मुक्ति कार्यक्रम को और प्रभावी साफ तौर पर कैसे बनाया जा सकता है। फिलहाल ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के लिए इस बैठक को जो है उस साफ तौर पर बुलाया गया। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद और क्या कुछ नतीजे जो है वो निकलकर साफ तौर पर सामने आते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि किस तरीके से तकनीकी सहयोग, डेटा शेयरिंग और संयुक्त ऑपरेशंस के जरिए नेटवर्क्स को तोड़ा जा सकता है। बात करें तो इस पूरे पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि युवाओं को नशे के जाल से कैसे बचाया जाए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुंबई पुणे कनेक्टिंग लिंक परियोजना के प्रवेश पॉइंट के पास हुए भूस्खलन के बाद महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री ने सोमवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों ने स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बताया कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पानी का बहाव बदल गया था, जिसमें मलबा और चट्टान प्रवेश मार्ग के पास आ गई। उन्होंने कहा कि घटना के बावजूद परियोजना की सुरंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि भूस्खलन के कारण एंट्री पॉइंट का स्लैब और सुरक्षा दीवार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त जरूर हुआ है।
संबंधित एजेंसीज युद्ध स्तर पर मलबा हटाने और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का कार्य कर रही हैं। मंत्री ने बताया कि सड़क को यातायात के लिए तभी खोला जाएगा जब पुलिस और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की संयुक्त टीम सुरक्षा जांच पूरी कर लेगी और मार्ग को पूरी तरीके से सुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। लगातार बारिश को देखते हुए संबंधित विभाग पर पूरे घटनाक्रम की नजर है। महाराष्ट्र के केलवा बांध का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर है। बांध के आसपास कटाव रोकने के लिए रेत से भरी बोरियां और आपको बता दें कि बड़े पत्थरों से तटबंध को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन जलस्तर, पानी के बहाव और बांध से होने वाले पानी के विसर्ग पर लगातार नजर बनाए हुआ है। अधिकारियों का यह कहना है कि यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है तो अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन व्यवस्था भी सक्रिय कर दी जाएगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाढ़ से प्रभावित 8 गांव में से 4 गांव को अति संवेदनशील घोषित किया गया है और इन गांव के लगभग 130 परिवारों में से 65 परिवारों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, जबकि शेष परिवारों को तेजी के साथ सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। इसके अलावा जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में राज्य मंत्रिमंडल ने सुशासन, प्रशासनिक सुधार, तकनीक आधारित शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निवेश, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर मंथन किया। शिविर का उद्देश्य सरकार की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और मजबूत बनाना था। रायपुर स्थित IIM परिसर में आयोजित इस 2 दिवसीय शिविर में मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि बैठक के दौरान प्रशासनिक जवाबदेही, समयबद्ध कार्यान्वयन और बेहतर निर्णय क्षमता और साथ ही साथ तकनीक के अधिकतम उपयोग पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बदलते समय के अनुरूप डेटा आधारित नीति निर्माण, डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार को शासन व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाने की आवश्यकता पर विचार रखे। शिविर में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी ढंग से आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। सरकार का मानना है कि नई तकनीक और आधुनिक कार्यशैली को अपनाकर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जन केंद्रित बनाया जा सकता है। 2 दिवसीय मंथन के बाद अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन सुझावों को और निर्णयों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी। माना जा रहा है कि चिंतन शिविर के लिए गए निर्णय आने वाले समय में राज्य सरकार की कार्यशैली और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए हैं। बता दें कि उन्होंने विश्वास जताया है कि चिंतन शिविर से निकलने वाले निष्कर्षों का लाभ आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। अस्पताल परिसर में विभिन्न विकास कार्यों और नए छात्रावास के निर्माण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है और यहां आने वाले मरीजों को बेहतर और आधुनिक उपचार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि अस्पताल न केवल रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए प्रमुख चिकित्सा केंद्र है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अपनी पिछली यात्रा के दौरान मेडिकल छात्रों ने छात्रावास निर्माण की मांग रखी थी। सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दे दी और अब उसका भूमि पूजन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर संरचना और आधुनिक सुविधाएं मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सहायक होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि
मेकाहारा विशेष रूप से कैंसर उपचार के क्षेत्र में प्रदेश की महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्था बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैंसर उपचार सुविधाओं का विस्तार, अस्पताल की बेड क्षमता बढ़ाने और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस विकास कार्यों के बाद पूरा होने के बाद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और अस्पताल को उपचार क्षमता से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बाद लोगों को भी काफी उम्मीद है कि उनको बेहतर इलाज मिलेगा। सौभाग्य का विषय है कि मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिसर में इसके विस्तार के लिए 103 करोड़ से ज़्यादा अधोसंरचना विकास के कामों का आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की उपस्थिति, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी की उपस्थिति, हमारे CGMSC के चेयरमैन श्री दीपक मस्के जी की उपस्थिति, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और पूरे मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिवार की उपस्थिति में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम मेडिकल कॉलेज को और चिकित्सालय को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। पिछले दिनों हम यहाँ पर आए थे तो छात्रावास की मांग यहाँ के स्टूडेंट लोगों ने किया था, उनकी मांग पूर्ति हुई है और इससे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ होगा, क्योंकि मेकाहारा एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। तो यहाँ पर छात्रावास का भी आज भूमि पूजन किए हैं और कैंसर के लिए ये मेकाहारा बड़ा फेमस है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बाहर से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, तो उसका भी एक्सपांशन कर रहे हैं, बेड वहाँ पर बढ़ा रहे हैं और आवास की भी सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस तरह से एक बड़ा इससे लाभ होगा। मैं फिर से एक बार मेडिकल कॉलेज को, चिकित्सालय को बहुत आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ के नकटी गांव को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच राज्य सरकार ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जिस भूमि को लेकर कांग्रेस आज सरकार को घेर रही है, उसके आवंटन की प्रक्रिया वर्ष 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से शुरू हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केदार कश्यप ने यह भी कहा है कि नकटी प्रकरण को अनावश्यक रूप से राजनीतिक ढंग जो है वो दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड स्पष्ट करते हैं कि संबंधित भूमि के आवंटन की प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है। मंत्री ने कांग्रेस के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि पूरा नकटी गांव उजाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि गांव के 17 वार्डों में से केवल एक वार्ड में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। उनके अनुसार ये कार्रवाई केवल सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए की गई थी, न कि पूरे गांव को हटाने के लिए। केदार कश्यप ने कहा कि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रयास किया था। पूरी प्रक्रिया संवेदनशीलता और नियमानुसार पूरी की गई। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार किसी भी गरीब या पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मंत्री ने विधायक कॉलोनी बनाए जाने के कांग्रेस के आरोपों को भी निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संबंधित भूमि के भविष्य के उपयोग को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस पार्टी अराजक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है और जहां आदरणीय विष्णुदेव साय जी बहुत ही सहिष्णुता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है और उनके ऊपर जिस तरीके से लांछन लगाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिन्होंने अनेक ऐसे निर्णय लिए जिससे जनता का हित और प्रदेश का भविष्य अंधकार में रहा।
तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।